ठीक है सर। मैंने कर दिया कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंड हमारी एकेडमी एडुस्फेयर में। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। लेकिन दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी में, हमारे इंस्टीट्यूट में जो सिविल का जो है बैच शुरू हो चुका है। सिविल का जो हमने बैच शुरू कर दिया है और वहाँ पे हमारी स्टील स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिन एग्जाम्स को आप फोकस कर रहे हैं उन एग्जाम्स को अगर क्लियर करने के लिए अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। या ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपको जो है इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है, हमारे इस संस्थान में जहां पे हम इंजीनियर्स को तैयार करते हैं, इंजीनियर्स डोंट गो एनीवेयर, कम टू एडुस्फेयर। तो मैं फिर कह रहा हूं, एडुस्फेयर में हमने जो है सिविल का जो है बैच स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आपके स्टील स्ट्रक्चर यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप चाहें तो जल्द से जल्द इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर क्लिक करके भी हमारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लंबा नहीं करते और आज शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो देखिए, आज का हमारा ये सेशन होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। अब देखिए, अगर आपने आज से पहले सुपर एलिवेशन के बारे में नहीं सुना है, अगर आज से पहले आपने हाईवे इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये जो लेक्चर है वो आपके लिए नहीं है या आपको जो है ये समझ नहीं आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में मैं आपके डाउट भी लेता रहूंगा और कि आपकी कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा। आप एक बार इस लेक्चर को शेयर कर दें अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है व्यूअर्स जुड़ सकें और वो भी सीख सकें कुछ। तो दोस्तों, अगर आपने आज से पहले हाईवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है और आपको नहीं पता कि सुपर एलिवेशन क्या होती है, तब भी आप इस लेक्चर को देख के मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि सुपर एलिवेशन क्या होती है और इसकी डिजाइनिंग क्यों की जाती है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। अक्सर जब आप गाड़ियां चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने रास्ते में कर्व्स देखे होंगे, मोड़ देखे होंगे, जिन्हें हम कहते हैं मोड़। तो जब आपके रास्ते में हॉरिजॉन्टल मोड़ आते हैं, जब आपके रास्ते में हॉरिजॉन्टल मोड़, देखिए दो टाइप की कर्व्स होती हैं आपकी, एक हॉरिजॉन्टल कर्व्स होती है और होती है आपकी वर्टिकल कर्व्स। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है, जब आपका व्हीकल, मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझने में, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तब तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ आपको आपने मोड़ देखे होंगे। इसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है। दोस्तों, ये क्या मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये मैं बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, बहुत फास्ट भी नहीं चलूंगा ताकि आप लोगों के ऊपर ऊपर से निकल जाए। ये देखिए, मैंने ये हॉरिजॉन्टल कर्व बना दिया है। मतलब मैंने क्या बनाया, देसी भाषा में कहें तो मैंने एक मोड़ बना दिया है, एक सड़क का मैंने मोड़ बना दिया है। अब देखिए, जब आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी यहाँ पे इस कर्व में पहुंचती है, जब आपकी गाड़ी इस कर्व पे पहुंचती है तो क्या होता है दोस्तों, आपने महसूस किया होगा, अगर आप किसी गाड़ी में, आप किसी बस में या आप गाड़ी में बैठे हुए फ्रंट सीट पे, बैक सीट पे, और आपकी गाड़ी एक किसी स्पीड पे, जो गाड़ी चल रही है, अब वो किस स्पीड पे चलती है, वो डिजाइन स्पीड पे चलती है। उनके बारे में हम, ये भी हाईवे का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन। आज देखिए कि मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी यहाँ पे किसी स्पीड पे चली है, किसी डिजाइन स्पीड पे आपकी गाड़ी चली है और मोड़ आ जाता है। अब जब आप उस मोड़ को काटते हैं तो आप एक तरफ को टिल्ट होते हैं, एक तरफ को आप झुकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लेफ्ट में टर्न लेंगे तो आप राइट की तरफ में जरा सा झुकेंगे। झुकेंगे, यस और नो? अगर आप लेफ्ट में टर्न लेते हैं तो आप राइट की तरफ में जरा सा झुकते हैं, आप इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं। तो आपकी गाड़ी भी इस तरह से जो है टेढ़ी होती है, इसीलिए आप टेढ़े होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपकी गाड़ी किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर होती है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। ठीक है, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब देखिए दोस्तों, दो फोर्सेस से मेरा मतलब यह है कि अगर हम मेनली देखे जाए तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि वो दो फोर्सेस कौन सी होती हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं। अब यूं मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है और यहां पे आपने जो है धागा बांध के किसी
चीज को घुमाना शुरू किया इस डायरेक्शन में, अब उसको आप राउंड 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 यूं घुमा रहे हैं, तो देखिए वो जो ऑब्जेक्ट आपने उस धागे से बांधा है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इमेजिन करिए इस चीज को कि उस धागे से आपने जिस ऑब्जेक्ट को बांधा है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन धागा बंधा होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे कौन सी आपकी दो फोर्सेस लग रही हैं? यहाँ पे एक तो देखिए लग रही है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक लगती है धागे की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर देखिए यहां पे क्या होता है, व्हीकल के केस में क्या है, आपकी गाड़ी तो किसी रस्सी से नहीं बंधी हुई, आपकी गाड़ी किसी धागे से नहीं बंधी हुई है, तो यहाँ पे इस केस में जो है आपके व्हीकल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है उसको बहुत अच्छे से है हम किसी अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आती है, उसे कैसे जो है हम उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका क्या होता है उसे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में समझिए कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जो आपकी गाड़ी को आउटर डायरेक्शन की तरफ, आउटर डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, खींचने की कोशिश करती है। यूं समझ लें आपकी गाड़ी को आउटर डायरेक्शन की तरफ खींचने की कोशिश करती है। आप इमेजिन कीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपने मोड़ काटा लेफ्ट जाने के लिए, तो आप थोड़ा सा राइट में झुके, यानी कि आपकी गाड़ी जो है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपकी गाड़ी को आउटर डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब हाईवे में अगर हम, हाईवे में क्या होता है, अगर सुपर एलिवेशन क्या होती है, जब आपकी गाड़ी के ऊपर सूट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर सकती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी गाड़ी को पलट सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार हाई स्पीड में कहते हैं ना कि जब गाड़ी चलाते हैं तो मोड़ पे गाड़ी स्लो कर देना। अब क्यों कहते हैं कि मोड़ पे गाड़ी स्लो कर देना? आपने भी इस चीज को महसूस किया गया होगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या नहीं भी चलाते तब भी आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि मोड़ पर गाड़ी को स्लो किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि गाड़ी पलटने का डर रहता है। ठीक है, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको कि गाड़ी पलटने का डर रहता है। वो डर किसकी वजह से रहता है? किसी फोर्स की वजह से रहता है। और वो फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, वो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपके व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इसे तो हम ऐसे रहने नहीं दे सकते ना कि आओ भाई मोड़ काटो और गिर जाओ। ठीक है, तो इंजीनियर्स ने क्या किया, आपके इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा रेज कर दिया। मतलब क्या है, अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो यूं समझ लीजिए ये आपका इनर एज है, यहाँ पे क्या है, ये आपका इनर एज है रोड का, ये आपका इनर एज यानी कि अंदर की साइड है रोड की। इसके रिस्पेक्ट में हम आउटर डायरेक्शन को जो है थोड़ा सा रेज कर देते हैं, आउटर एज को। इनर एज के रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं, रेज कर देते हैं मतलब उठा देते हैं। जैसा आपको दिख रहा है हमारा रोड भी कुछ इसी शेप में होता है दोस्तों। अगर आप आज के बाद अगर आप इंजीनियर नहीं भी हैं, अगर आज के बाद आप किसी मोड़ पे जाते हैं, आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और कहीं पे कोई कर्व आती है तो आप ध्यान दीजिएगा उसका जो इनर एज होता है वो थोड़ा डाउन होगा, आउटर एज जो है रेज्ड होगा। वो किसके लिए होता है? अब मैं आपको बताता हूं। टू काउंटर एक्ट, टू काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में समझिए? काउंटर एक्ट किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज से पहले हाईवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी है, तब भी आपको पता लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आपके व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि कोई जो ताकत है, कोई जो फोर्स है आपके व्हीकल को मूव करने की कोशिश कर रही है आउटर डायरेक्शन में, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज हम रेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेज किया है दोस्तों इसे हम कहते हैं, ये क्या बन जाएगा आपको पता है, ये बन जाएगा आपके पास tan थीटा, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा आपके पास tan थीटा। और tan थीटा, जो ये tan थीटा है, यही tan थीटा मुझे किसकी वैल्यू देगा, यही tan थीटा मुझे वैल्यू देगा सुपर एलिवेशन की, कि सुपर एलिवेशन को मैं कितना रखूं। अब अपनी मर्जी से तो नहीं है कि इतना रोड उठा दिया या इतना सा ही उठाया, तो कुछ वैल्यूज हमको बताई गई होती हैं, कुछ वैल्यूज जो है कैलकुलेटेड की गई हैं, जो आपके लिए सेफ मानी गई हैं।
तो ये tan थीटा मुझे किसकी वैल्यू देगा? ये tan थीटा मुझे वैल्यू देगा। tan थीटा क्या होता है दोस्तों? स्लोप। ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ते हैं कि tan थीटा स्लोप आ जाता है आपका। तो ये जो स्लोप है इसे मैं कहता हूं tan थीटा, और ये tan थीटा क्या है? ये सुपर एलिवेशन है, और सुपर एलिवेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से। जी हाँ दोस्तों, सुपर एलिवेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल e से। तो मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू e, tan थीटा इज इक्वल टू e। और ये जो e है, जो मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू जिन्हें आप कह सकते हैं, जिसपे हमें सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना होता है। तो e की वैल्यू या सुपर एलिवेशन की वैल्यू आपकी रहती है 0.07, यानी कि 7%। 0.07 यानी कि 7% कहां पे? प्लेन टेरेन्स में, प्लेन या रोलिंग टेरेन्स में, प्लेन और या प्लेन स्लैश रोलिंग टेरेन्स। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हैं, अगर हैं भी और आपको नहीं पता कि टेरेन्स क्या होते हैं, टेरेन्स को भी अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं या आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, तो आप हमारे हाईवे के जो है पूरी सीरीज को देख सकते हैं। पूरे जो आप हमारे बैच को वहां पे जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपको हाईवे वहां पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि टेरेन जो होते हैं, यूं समझिए कि आपका इलाका कैसा है। आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, या आप प्लेन इलाके से बिलोंग करते हैं, या ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो ना ही बहुत ज्यादा पहाड़ी है और ना ही बहुत प्लेन है, उन चीजों उन्हें कहते हैं हम टेरेन्स। वो होते हैं टेरेन्स, बस इतना याद रखो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि tan थीटा यानी कि E यानी कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है? 0.07 इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स, इफ बोन्ड और नॉट बोन्ड बाय स्नो, इफ बोन्ड और नॉट bound by snow. What is the meaning of this? I meant to say कि अगर वहां पे बर्फ पड़ी है या नहीं पड़ी है, वो जो रोड है जो आपका, वो स्नो से कवर्ड है कि नहीं है, स्नो से बॉन्ड है कि नहीं है। तो 0.07 वैल्यू आपकी रहेगी प्लेन एंड रोलिंग टेनिस में, चाहे वो बॉन्ड और नॉट बॉन्ड बाय स्नो है, चाहे वहां पे बर्फ है चाहे नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 0.07%, या सॉरी 0.07 या 7%, ये आपकी वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन, आपके दिल में ये क्वेश्चन आया है कि चलो सर, मान लिया मैं क्या कह रहा हूं कि चलो सर मान लिया कि tan थीटा यानी कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स में 7% है, तो सर पहाड़ी इलाकों का क्या? तो पहाड़ी इलाकों का क्या? पहाड़ी इलाकों का कुछ नहीं होगा दोस्तों, पहाड़ी इलाकों पे भी वैल्यू दी जाएगी आपको। आप चिंता ना करें, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है, तो ई की वैल्यू पहाड़ी इलाकों में रहेगी आपकी, पहाड़ी इलाकों में आपकी ये रहेगी 0.10 या 0.10 या 0.10, जैसा भी आप कह लें। तो पहाड़ी इलाकों में आपकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये कब रहेगी? इन हिली टेरेन, इन हिली टेरेन्स नॉट बोन्ड बाय स्नो, जब वहां पे बर्फ नहीं पड़ी है या वहां पे जो बर्फ नहीं है। 0.10 इन हिली टेरेन्स इफ नॉट बॉन्ड बाय स्नो। क्लियर है? अब सर बता दिया आपने, ये तो बता दिया कि हिली एरियाज में भी सुपर एलिवेशन डिजाइन की जाती है और उसकी जो वैल्यू है 0.10 रखी जाती है। पर आप तो कह रहे हैं कि वहां पे जहां पे बर्फ नहीं गिरी हो, तो पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ पड़ती है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फ पड़ती है। और दोस्तों, अगर आपको ये जो है सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज एक बार इस सेशन को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी जो है आप किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट या ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पे दिए गए नंबर्स पे आप अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पर्सनली सब कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि सर आपने बता दिया कि हिली टेरेन में इफ नॉट बोन्ड बाय स्नो हम ये वैल्यू लेके चलते हैं, मान लिया। पर सर
पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ ज्यादा पड़ती है, उनका क्या? कुछ नहीं, वहां के लिए हम आपको अलग वैल्यू देंगे। सिंपल सी बात है, वहां के लिए आपको एक अलग वैल्यू दी जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू कुछ नहीं है, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर हिली एरिया में भी बर्फ पड़ती है तो वहां पे भी ई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0.7, 0.07 इफ बॉन्ड बाय स्नो, इफ बॉन्ड बाय स्नो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में इफ बॉन्ड एंड नॉट बाय बॉन्ड बाय स्नो तब भी आपका 7% ही रहेगा, 0.07 ही रहेगा। और हिली टेरेन में अगर तो बर्फ नहीं पड़ती है आपके इलाकों में तो 0.10%, और अगर बर्फ पड़ती है, बर्फ से बॉन्ड होता है एरिया आपका, तो यही वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलेंगे जो होगी आपके पास 0.7%। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। अब बात आती है सर शहरी इलाके में क्या, अर्बन एरियाज में क्या करेंगे इसका? तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, अर्बन इलाके के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ई की वैल्यू इन अर्बन रोड्स, इसे हम लेते हैं दोस्तों 4%, यानी कि कितनी? 0.04। अर्बन एरियाज में, अर्बन रोड्स में सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी ली जाती है? वो ली जाती है 4% या 0.04। ठीक है दोस्तों, ई क्या है हमारे पास? ई सुपर एलिवेशन है। सुपर एलिवेशन क्या है? एक स्लोप है। ये स्लोप कैसे आया? हमने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज हमने थोड़ा जो है रेज कर दिया। उसको हमने रेज क्यों किया? उसे हमने रेज इसलिए किया क्योंकि जब आपका व्हीकल किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर जा रहा था तो उसके ऊपर क्या लग रही थी? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर सकती थी? आपकी गाड़ी को पलटा सकती थी। अब हम नहीं चाहते, हमें आपकी जान प्यारी है, हम नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी पलट जाए, और हो सकता है आपकी गाड़ी महंगी वाली हो तो आपको तो चोट लगेगी लगेगी, लेकिन गाड़ी को देख के आपको ज्यादा चोट लगेगी। इसीलिए हमने क्या है, आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेज कर दिया। कितना रेज किया? कितना रेज किया? प्लेन टेरिस में हमने रेज किया उसे 7%, 0.07 इन प्लेन टेरिस इफ बॉन्ड एंड नॉट बॉन्डेड बाय स्नो। हिली एरिया में हमने उसे रेज किया 0.10% इफ नॉट बॉन्ड बाय स्नो, एंड 0.7% इफ बॉन्डेड बाय स्नो। ठीक है, अब बात रहेगी अर्बन रोड्स की, तो अर्बन रोड्स में उसे हमने रेज किया 4%, यानी कि 0.04। ठीक है दोस्तों, ये जो वैल्यूज थी आपकी, ये थी आपकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू, जिनके लिए जो है इसे तैयार किया जाता है, इसे जो है डिजाइन किया जाता है। अब देखिए, अब शुरू करते हैं हम डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। लेकिन दोस्तों अब देखिए, डिजाइनिंग करने से पहले यानी कि खाना खाने से पहले खाना बनाया जाता है। खाना खाने से पहले खाना बनाया जाता है। तो अभी क्या हो रहा है आपके लिए? जो बनाया जा रहा है, अभी जो बनाया जा रहा है आपके लिए, अभी आपको समझना है इसमें, इस सेशन में आपको ये समझना है। अगर आप ये समझ गए, और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा, इतने सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से ये कह लूं कि मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, ताकि जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको पता लग गया है, अगर आप इंजीनियर नहीं भी हैं तब भी जो है आपको पता लग गया है। क्या पता लग गया है आपको? कि हमारा व्हीकल जब हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर होता है, देन इट इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ट्राइज टू ओवरटर्न योर व्हीकल और ओवरटर्न योर व्हीकल और स्लिप योर व्हीकल। ठीक है दोस्तों, लेटरल स्कीडिंग हो सकती है इसकी वजह से। लेटरल स्कीडिंग वो क्या आती है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है लेटरल स्कीडिंग पढ़ना है जो एक्चुअल में सिविल इंजीनियर्स हैं। बाकी देखो मजे लो। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? अब देखो, अब आपको पता लग गया कि मैंने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेज किया था, ये मैंने रेज कर दिया। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, जब मैंने इसे रेज किया था तो क्या हुआ था? जब मैंने अपने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेज किया तो क्या हुआ था? मुझे एक स्लोप मिला था, मुझे स्लोप मिला था जिसे मैंने कहा था tan थीटा, और tan थीटा इक्वल था आपके पास ई के। ई क्या थी? आपकी सुपर एलिवेशन, जिसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए या इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका व्हीकल है। मैंने क्या कहा?
अपने कानों को खुला रखेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई व्हीकल है, व्हीकल है और ये क्या है, रोड है, ठीक है। ये मत बोलना से त्रिभुज बना दी हुई है आपने, ट्रायंगल बना दिया हुआ है। ये रोड है जिसका ये जो इनर एज है, यानी कि इनर एज क्या है, अंदरूनी कोना है। अरे भाई इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। अब इससे ज्यादा जो है, इससे ज्यादा हिंदी में नहीं बता सकता। आपको ये समझ लिया कि इसका अंदरूनी कोना है, ये बाहरी कोना है आपके रोड का। आपने क्या किया है, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में आउटर वाले को क्या है, रेज कर दिया है। कितना रेज किया हुआ है, वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए ये कोई आपकी व्हीकल है, ये कोई आपका व्हीकल है। ये मैं इसके टायर्स बना लेता हूं दोस्तों। ये मैंने क्या बना लिए, इसके टायर्स बना लिए। ये इसके टायर्स बना लिए, ठीक है। इन्हें मैं थोड़ा काला कर दूं ताकि आपको काला देख के टायर की फीलिंग आ जाए। ये, अरे ये ये और ये है आपके टायर्स, ये है आपका व्हीकल। अब देखिए दोस्तों, इतनी तो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, इतनी तो साइंस आपको आती होगी। अगर नहीं भी आती है तब भी आपको इतना तो पता ही होगा कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, ऐसे मत सोचना क्या बोल रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है किसी भी बॉडी का, जैसे आप भी खड़े हो तो आपका वेट कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का वेट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है वो मैं आपको सोम के लेक्चर में बता दूंगा। यूं समझिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे जो आपकी फोर्स होती है उसका सेंटर समझ लीजिए, बस इतना बता सकता हूं आपको। तो देखिए ये इसके सेंटर यहाँ पे मान लिया इसकी मैंने सीजी है, ये क्या है इसकी सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मेरे व्हीकल की सीजी है। और मैंने क्या कहा, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। ये इसका वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसे मैंने लिख लिया W। इतना क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको व्हीकल थोड़ा तिरछा सा दिख रहा है, थोड़ा आपको उठा हुआ दिख रहा है क्योंकि रोड ऐसा है, ये रोड ऐसा है इसलिए थोड़ा उठा सा दिख रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि इसकी एक नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस ये क्या है, व्हीकल के नॉर्मल है। अगर मैं देखो ना, मैं व्हीकल के बिल्कुल नॉर्मल बना रहा हूं, बिल्कुल के बिल्कुल नॉर्मल, ताकि ये देखिए अगर मैं इसको तिरछा बनाऊं, ये इसके नॉर्मल है ना। अगर मैं तिरछा बना के यूं कह दूं कि ये नॉर्मल है तो होगा भाई, ये नॉर्मल है। तो ये मैंने क्या बना दी, इसकी नॉर्मल एक्सिस बना दी। ये क्या बना दी मैंने, इसकी नॉर्मल एक्सिस बना दी। ये यूं समझ लीजिए मैंने क्या बना दी, ये वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। सिंपल भाषा में समझते हैं इसको। ये मैंने क्या बना दी, इसकी वाई एक्सिस बना दी। अब अगर दोस्तों इसकी वाई एक्सिस है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक वाई एक्सिस होती है आपकी और एक एक्स एक्स एक्सिस होती है, वाई वाई एक्स एक्स, पता ही है। तो ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, तो इसकी एक्स एक्सिस भी बना लेता हूं। ये आ गई इसकी एक्स एक्सिस, या इसे हम ये भी कह सकते हैं एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू द सरफेस, एक्सिस पैरेलल टू द सरफेस। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कि नॉर्मल एक्सिस या एक्सिस नॉर्मल टू व्हीकल एंड एक्सिस पैरेलल टू सरफेस, एक्सिस नॉर्मल टू व्हीकल, एक्सिस पैरेलल टू सरफेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, आई सपोज कि आपको दिख ही रहा होगा। आप देखें तो ये क्या है, नॉर्मल एक्सिस यूं जा रही है, वेट यूं लग रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, एक थीटा एंगल यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं W cos थीटा, क्लियर है। इसे मैं लिख सकता हूं W cos थीटा, ठीक है। ये है W cos थीटा। अब ये cos कहां से आ गया सर, समझ नहीं आता है, ये cos थीटा कहां से आता है, ये sin थीटा कहां से आता है, समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं है, सर आए हैं बता के जाएंगे। ये देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए। देखिए वेक्टर्स आपने सुने होंगे, वेक्टर की एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी समझिए। ये यूं समझ लीजिए, वेक्टर को भी छोड़िए, यूं समझ लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये मैंने ग्राफ बनाया, इस पे कोई लाइन मैंने खींच दी। अब ये लाइन अगर इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो इसमें इसे मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिए
ये कोई जो लाइन है, ये मेरे पास ये W है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन बनाई है मैंने, ये W है, ये X है। तो अब देखिए ये जो लाइन मैंने खींची ये किसके साथ थीटा एंगल बना रही है? ये लाइन थीटा एंगल बना रही है W के साथ। तो मैं जिस लाइन के साथ ये एंगल थीटा बनाएगी उसे मैं लिख देता हूं W cos थीटा। अगर ये यहाँ पे T होता, P होता, तो मैं यहाँ पर लिख देता T थीटा, T cos थीटा, P cos थीटा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि जिस जिस लाइन के साथ जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बनता है उसे हम क्या लेते हैं? कोस थीटा। और इसी लाइन के परपेंडिकुलर में हमने कैसे ले लेते हैं? उसे हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस लाइन का नाम यहाँ पे y है। तो ये जो लाइन है वो ये y लाइन के साथ, y एक्सिस के साथ आपके साथ क्या है? थीटा एंगल बना रही है। तो मैं इसे लिख दूंगा y कोस थीटा। क्लियर? अगर ये इस लाइन के साथ कोस एंगल बना रही है, कोस थीटा बना रही है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी है? इसके परपेंडिकुलर तो x है। तो x में ये कौन सा बनाएगी? ये बनाएगी x साइन थीटा। समझ आ गया होगा कि जिस लाइन के साथ ये जो लाइन है, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगी उसे हम क्या लेते हैं? कोस थीटा। जहां पे थीटा एंगल बनता है उसे हम लेते हैं कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर में हम ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं यहां पे आपको कि ये जो है मेरा व्हीकल, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, वो था W। और इसकी नॉर्मल एक्सिस के साथ उसने थीटा एंगल बनाया, जिसे मैंने कह दिया W cos थीटा। अब इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोस्तों अगर मैं देखूं, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये आ जाएगा W sin थीटा। कोई मुश्किल बात नहीं थी यहाँ पे। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास W sin थीटा, ये आ गया W cos थीटा। अरे कितनी आसानी से आ गया, हमें तो मुश्किल लगा ही नहीं कि ये कैसे आया, हमें समझने में मुश्किल नहीं हुई सर कि ये कैसे आया। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये व्हीकल जो है आपका ये कहां पे है? ये आपका व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पे है। तो इस पे क्या था शुरू में? याद करो वो टाइम, आप आज से या अभी से 15-20 मिनट पहले का, जब मैंने कहा था कि आपका व्हीकल जो है जब वो किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर होता है, जब आपका व्हीकल किसी हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर होता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, which is try to move your vehicle outward या down which is try to your vehicle to ओवरटर्न करने की कोशिश करती है आपके व्हीकल को। तो मैं कह लेता हूं कि यहां पे ये देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस डायरेक्शन में जो है पी फोर्स कौन सी है? ये पी जो है आपके पास ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये जो है आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। ये आउटर है ना, ये आउटर एज है, आउटर एज को मैंने रेज किया था। मैंने क्या कहा था? मैंने इस तरह से कर्व बनाई थी, यहाँ पे गाड़ी बनाई थी आपकी, मैंने कहा था पी फोर्स इसको आउटर डायरेक्शन की तरफ ओवरटर्न करने की कोशिश करती है। तो ये पी फोर्स है दोस्तों, ये वही पी फोर्स है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो कर्व को आप दूसरी डायरेक्शन में बना लीजिए, ये लीजिए ये। अब क्या होगा? ये आउटर डायरेक्शन है, ये आउटर एज है, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, ये इनर एज है, ये गाड़ी है, ये पी फोर्स लग रही है, वही पी फोर्स मैंने यहां पे बना दी है। क्लियर है? ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब आगे देखिए इसे। अब ये जो पी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, पर इस डायरेक्शन में ये एक्सिस जो आपकी पैरेलल है सरफेस की, उसके साथ ये भी एंगल बनाएगी। अरे भाई अगर ये बनाएगी तो ये क्यों नहीं बनाएगी? ये भी बनाएगी, इसका भी हक है एंगल बनाने का। तो यहाँ पे हम एंगल बना देते हैं, ये मैंने थीटा एंगल बना दिया, ये मैंने क्या किया? ये मैंने थीटा एंगल बना दिया। तो अगर ये पी फोर्स थी, इसने थीटा एंगल बनाया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? जिस लाइन के साथ थीटा बनेगा उसे क्या कहते हैं? कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? पी कोस थीटा। गुड, समझ गए, वेरी गुड। आगे देखिए, अगर ये पी कोस थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर कैसे जाएगा? इसका परपेंडिकुलर ये इसी में जो एक्सिस आपकी नॉर्मल थी, जो आपकी एक्सिस नॉर्मल थी, नॉर्मल टू व्हीकल, उसी एक्सिस में यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पी साइन थीटा, यानी कि
उसी एक्सिस, जिस एक्सिस में जहां पे आपके पास W साइन थीटा लग रहा था, वहीं पे आपके पास ये क्या लग रहा है, P साइन थीटा भी आपका वहां पे लग रहा है। ठीक है, इतनी फिगर आपको क्लियर होगी यहां से, इस टॉपिक में आपको इतनी फिगर क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, तो दोस्तों मेरी एक सलाह मानना, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग छोड़ देना। अगर इतना बताने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आया होगा तो इंजीनियरिंग छोड़ देना दोस्तों। और अगर नहीं छोड़ना चाहते, अगर पढ़ने की चाह है, तो आप क्या करेंगे, एडूस फेयर को ज्वाइन करेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, फिर तो पक्का छोड़ ही दो भाई, फिर तो छोड़ ही दो सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। अब ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई, ये जो फिगर है आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज जो यहाँ पे छूट गई, क्या, अब अरे भाई ये जो टायर्स हैं, ये जब चलेंगे, आपके टायर्स जब चलते हैं रोड पे तो घिसते हैं ना, किस वजह से घिसते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब देखिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स यूं एक्ट करेगी, डाउनवर्ड। अब ये तिरछा है तो खिसकने की कोशिश करेगा ना, सिंपल सी बात है। ये क्या मैंने बनाया हुआ है, ये तिरछा सा मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई चीज रखूंगा तो नीचे खिसकने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, मान लिया, गुड, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज समझने की आती है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी। ठीक है, अब अगर आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, अगर आप न्यूटन जी को थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करेंगे उनके बारे में, कुछ लोगों को वो बुरे भी लगते होंगे आई थिंक। न्यूटन के अगर हम लॉ की बात करें तो उसने क्या कहा था, एवरी एक्शन, उसका जो थर्ड लॉ था, उनका जो थर्ड लॉ था, उसमें उन्होंने कहा था एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हिंदी में समझाता हूं कि कोई भी जो आपके पास, कोई भी जो आपका, कोई भी जो आपकी बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है, वो किसी चीज पे अगर फोर्स लगाएगी तो वो भी उस आपके ऊपर बराबर उसी तेजी से फोर्स लगाएगी। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप दीवार में खींच के गेंद मारेंगे, खींच के बॉल मारेंगे, तो उसी फोर्स से वो जो है बॉल वापस आपके पास आएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि वो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, उसका जो आपको अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। या यूं समझ लीजिए, अगर आपकी छोटी बहन है या भाई है, अगर आप उसको चांटा मारेंगे तो भाई वहां से भी रिटर्न में आएगा। ठीक है, वहां से भी रिटर्न में आएगा। वो क्या था, आपने एक्शन किया, आपको उसका क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। अगर आप बिग बॉस के फैन है तो बिग बॉस में तो रोज ही ये चला होता है कि सर दिस इज ड्यू टू एक्शन का रिएक्शन था, ये एक्शन का रिएक्शन था। ठीक है, वही एक्शन की रिएक्शन की बात हो रही है। तो देखिए एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेट, व्हीकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किसकी वजह से, उसके टायर्स की वजह से, टायर्स से ही जाएगा ना, इसका जो वेट है वो टायर्स की वजह से ही जाएगा सड़क के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर डब्ल्यू वेट डाउनवर्ड एक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन कैसा मिलेगा, अपवर्ड। ठीक है, अगर आप बास्केटबॉल को नीचे मारते हैं तो बास्केटबॉल नीचे टकरा के कहां आता है, ऊपर आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसको जो है रिएक्शन मिलता है। तो अगर यहाँ पे ये वेट नीचे डालेगा तो ये कैसे रिएक्शन नहीं देगा, ये भी रिएक्शन देगा, तो ये आपका रिएक्शन देगा। इसे मैं मान लेता हूं, इसे मैं टायर ए मान लेता हूं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं रिएक्शन एट ए, आर ए। इसे मैंने क्या लिख लिया, रिएक्शन एट ए आर ए। और दूसरे टायर में मैं मान लेता हूं रिएक्शन एट बी, आर बी। ठीक है दोस्तों, इसे मैं मान लेता हूं रिएक्शन एट बी, आर बी। और सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि ये जो सेशन ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे समझाने में मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई इंजीनियर नहीं है वो भी इस टॉपिक को समझ रहा है, और कोई इंजीनियर है वो भी समझ रहा है, और जिसे कुछ लेना देना नहीं है वो भी समझ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो पूरी पिक्चर है, ये जो पूरी फिगर है, ये आपके माइंड में एक बार समझ आ गया होगा कि आपको डब्ल्यू कोस थीटा कहां से आ गया भाई, डब्ल्यू साइन थीटा कहां से आ गया भाई, ये पी कोस थीटा कहां से आ गया, पी साइन थीटा कहां से आ गया। सर ये डब्ल्यू क्या था, रिएक्शन एट ए क्या है, रिएक्शन एट बी क्या है, ये फ्रिक्शन क्या है, ये सब आपको पता लग गया होगा। कि जब अब सोचिए, अगर आप इंजीनियर नहीं है तो सोचिए, आप तो गाड़ी चला के निकल जाते हैं,
आप तो गाड़ी चला के निकल जाते हैं, रोड की अच्छाई बुराई कर देते हैं कि यार रोड ऐसा है, रोड वैसा है। सोचिए उस रोड को बनाने में, उस रोड की डिजाइनिंग में कितनी मेहनत लगी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मोड़ को डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कि उस मोड़ को जो है, और डिजाइनिंग क्या है कि भाई इस मोड़ में जो है स्लोप कितना सा देना है, आउटर एज को इनर एज से कितना उठाना है, और उसके लिए देखिए क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने पापड़ बेले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो अगर स्क्रीन में विजिबल यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम इसको ड्राइव करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। और दोस्तों एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप स्टेट जेई एई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी स्टेट के जेई एई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई में तो समझ लीजिए ना के बराबर, जेई में समझ लीजिए ना के बराबर आपको डेरिवेशन आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, डेरिवेशन आपको नहीं आएगी। ठीक है, एई के पेपर में भी आपको डेरिवेशन करने को नहीं आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले से आपका अमेरिकन निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों थ्री इडियट्स को याद रखना, थ्री इडियट्स जो मूवी आई थी उसे याद रखना, उसमें क्या कहा था, हमेशा रटने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। कामयाब बनो, कामयाबी खुद झक मारती हुई आपके पीछे आएगी। तो देखो दोस्तों, रटने के लिए नहीं समझ पढ़ना है कि फॉर्मूला रट लिया तो हो गया। रट लोगे तो कितने दिन याद रहेगा यार, कितने ही दिन याद रहेगा रटने के बाद। इसलिए बेटर ये है कि उस टॉपिक को समझ लो, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया फिर नहीं भूलोगे, फिर नहीं भूलोगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डेरिवेशन शुरू करते हैं अब इसकी। तो मैं लिख सकता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए डिजाइन करना है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कितनी आ रही है, पी कोस थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कितना आ रहा है, पी कोस थीटा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पी कोस थीटा विच इज इक्वल टू, देखिए ये पी कोस थीटा है, किसमें किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और इसके इक्वल क्या है यहाँ पे, इसके इक्वल है यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा। ये क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा। अगर रेड में विजिबल नहीं हो रहा था तो मैंने लिख दिया। तो पी कोस थीटा इज इक्वल टू में डब्ल्यू साइन थीटा। और साइन थीटा ये अकेला नहीं है, हमने साइन थीटा को अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ क्या है, एफ बी है, ये भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। पी जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में अगर लग रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो फ्रिक्शन को भी ऐड करेंगे, उसे कैसे छोड़ सकते हैं, प्लस एफ। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप हमारे ज्यादा प्लान्स के बारे में हमारी ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि कौन कौन से बैचेस हमारे यहाँ पे चले हुए हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे बैच शुरू हो चुका है, और वहाँ पे जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, जैसे आपके स्टील स्ट्रक्चर को शुरू कर चुके हैं हम, और स्टील स्ट्रक्चर को शुरू किए हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप चाहे तो आप अभी भी उस जो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है हमने सब्जेक्ट शुरू किया है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या आप हमारी ऑफिशियल ऐप देखिए दोस्तों। देखिए प्रमोशन भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता तो लगे कि कहाँ पे जो है आपको जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारी ऑफिशियल ऐप एडुस्फेयर, हमारी ऑफिशियल ऐप एडुस्फेयर को आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पे जो है जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इसे। तो मैंने क्या कहा, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या था, पी कोस थीटा यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू में डब्ल्यू साइन थीटा। ये रहा डब्ल्यू साइन थीटा, कैसे आया था मैंने आपको बताया था। ठीक है, थीटा जिस डायरेक्शन में थीटा बनता है एंगल, वहां पे क्या आता है, डब्ल्यू, वहां पे आता है कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है, वहां पे आता है आपके पास साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू साइन थीटा अकेला नहीं था, इसके साथ क्या था, इसके साथ थी फ्रिक्शनल फोर्स एफ। इसके साथ क्या थी, इसके साथ थी फ्रिक्शनल फोर्स एफ, जिसे हमने यहाँ पे लिख लिया, जिसे हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखिए, अगर मैं इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहूं दोस्तों, देखिए हम क्या करते हैं, अक्सर हम चीजों को क्या करते हैं, सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, उन्हें सिंपल करने की कोशिश करते हो, खत्म करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो देखिए मैं इसे लिख सकता हूं सिंपली करके, पी कोस थीटा इज इक्वल टू में डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में ये जो एफ है दोस्तों, अब अगर आपने पढ़ा होगा
अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी मैं आपको बता देता हूं कि इस कैपिटल एफ को मैं ले लूंगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ दोस्तों, इसे मैं ले लूंगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो हम लगते हैं एज पर आईआरसी, आईआरसी देखिए दोस्तों, आईआरसी नाम आया है, अगर आप इंजीनियर्स है तो भी, अगर आप इंजीनियर्स नहीं है तो भी समझिए इसको। आईआरसी, आईआरसी होती है आपकी इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या था, ये फ्रिक्शनल फोर्स थी, फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को मैंने निकाल लिया। क्या निकाला? फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट मैंने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ। ये देखिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल करके समझा रहा हूं, वो इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। नहीं तो मैं चाहता इस चीज को मैं कॉम्प्लिकेटेड करके भी बता सकता था, पर मुझे ऐसा शौक नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को डराऊं कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, या ये क्या करा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सिंपल आपको कह दिया कि फ्रिक्शन फोर्स थी, इसका इफेक्ट मैंने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको मैं कैपिटल एफ लिख रहा था, इसको मैंने क्या लिख लिया, स्मॉल एफ। ठीक है दोस्तों, अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। क्योंकि देखिए क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फ्रिक्शन की किस वजह से आ रहा है, टायर की वजह से आ रहा है ना। और टायर्स क्या कर रहे हैं, टायर तो रिएक्शन भी दे रहे हैं, टायर रिएक्शन भी दे रहे हैं ना आपका। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में रिएक्शन एट ए प्लस में रिएक्शन एट बी। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी। आगे देखते हैं इसे, आगे देखते हैं इसे, P cos थीटा इज इक्वल टू में W साइन थीटा प्लस में F F इंटू में, अब देखिए रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी किसकी वजह से मिले, किसके रिएक्शन मिल रहे हैं ये, किसके रिएक्शन मिल रहे थे ये, अरे किसके रिएक्शन मिल रहे थे ये रिएक्शन मिल रहे थे वेट के, बताया था ना आपको न्यूटन जी, थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन, एक्शन क्या था W, रिएक्शन क्या था, रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी। तो मैं लिख सकता हूं रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी को डायरेक्ट W लिख लिया, लिख लिया। सिंपल कर रहा हूं ना मैं, मुझे क्या करना है, सिंपल करना है। मुझे अपने लिए चीजों को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ना करना है, मुझे चीजों को अपने लिए सिंपल करना है। मैंने सिंपल कर लिया, मैंने W लिख लिया भाई, ठीक है, मैंने W लिख लिया। आगे देखते हैं, P cos थीटा इज इक्वल टू में W साइन थीटा प्लस में इसे मैं लिख सकता हूं FW। इसे मैंने क्या लिख लिया, इसे मैंने लिख लिया FW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे W, एक सेकंड माफ कीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना रह गया था, F इंटू में W। अब देखिए W की वैल्यू क्या है दोस्तों, W की वैल्यू को देखेंगे, W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू है हमारे पास W cos थीटा और P sin थीटा। हाँ ऐसे देखना था ये, समझे? अब बड़े नालायक हो यार तुम लोग। ये देखिए W की वैल्यू को मैंने क्या लिया, W cos थीटा और प्लस में P sin थीटा, W cos थीटा प्लस में P sin थीटा। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, अब मैंने देखिए पहले मैंने फ्रिक्शन फोर्स को लिया, फ्रिक्शनल जो फोर्स थी उसके मैंने इफेक्ट को लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ले लिया, और फ्रिक्शन फोर्स जो क्या कर रही थी, रिएक्शन लगा रही थी, रिएक्शन एट ए रिएक्शन एट बी, मैंने उनको भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से है, वेट की वजह से, तो मैंने वेट को ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, वेट की वैल्यू कितनी थी, P sin थीटा W cos थीटा, मैंने लिख लिया W cos थीटा P sin थीटा, मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा चला है। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसे रब कर रहा हूं, अब मैं ये ऊपर वाली लाइन, दो लाइंस को रब कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों इसे आगे और सिंपल करते हैं, तो क्या बन जाएगा, P cos थीटा इज इक्वल टू में W sin थीटा प्लस में FW cos थीटा प्लस में FP sin थीटा। समझ आया क्या किया, मैंने F को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर F को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल
नहीं है यहां तक इसमें। अगर आप ध्यान से ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे यार। अगर आप ध्यान से ये लेक्चर देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। P cos थीटा इज इक्वल टू में P cos थीटा इज इक्वल टू में P cos थीटा इज इक्वल टू में W sin थीटा प्लस में W cos थीटा एफ डब्ल्यू cos थीटा प्लस में एफ पी sin थीटा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को मैं कट कर रहा हूं यहाँ पे, इस स्टेप को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूं क्योंकि मुझे चीजों को क्या करना है, सिंपल करना है भाई, अपने लिए मुश्किल नहीं बढ़ाना है। जब इस स्टेप के बाद मैं इसको सिंपल करके लिख सकता हूं तो मैं इसे मुश्किल क्यों करूं, इसे मैं मुश्किल क्यों करूं। अब देखिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स के कंपोनेंट्स यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, फोर्स के कंपोनेंट्स, अगर फोर्स के कंपोनेंट्स अगर नहीं समझ आ रहा फोर्स के कंपोनेंट्स तो ये समझिए पी के कंपोनेंट्स। देखिए पी क्या थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, यहाँ पे लिखा है, तो फोर्स के कंपोनेंट्स को होंगे जहां पे हमने पी लिखा होगा। सिंपल सी बात है, उन्हें मैं एक साथ कर लेता हूं, उन्हें अलग अलग क्यों रखना, उन्हें क्यों बिछाड़ना भाई। पी कोस थीटा, ठीक है, पी कोस थीटा यहाँ पे है और पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस एफ पी साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या बचा आपके पास, ये बचा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में एफ डब्ल्यू कोस थीटा। समझ आ गया भाई, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको और सिंपल कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, पी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा। वाह वाह सर वाह, मजा आ गया। आगे देखते हैं, इस तरफ तो क्या आएगा, इस तरफ वही आ गया आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में एफ डब्ल्यू कोस थीटा। अच्छा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दो भाई, नहीं छोड़नी है और अच्छी बात है। एडोस्फेयर को ज्वाइन कर लो भाई, एडोस्फेयर, एडोस्फेयर को ज्वाइन कर लो, सब आसान हो जाएगा लाइफ में, सब इजी हो जाएगा आपके लिए लाइफ में। एडोस्फेयर को ज्वाइन कर लो, सब इजी हो जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, अरे भाई प्ले स्टोर में जाओ, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो, इतना कुछ डाउनलोड करते हो वहां पे, पबजी डाउनलोड की थी ना, टिकटॉक भी डाउनलोड किया था ना, तो एडोस्फेयर की ऐप को भी डाउनलोड कर लो और सीख लो वहां से, कुछ बन जाएगा, नहीं तो नाचते रह जाओगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने पी के कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लिया और वेट के कंपोनेंट्स को मैंने एक साइड ले लिया। उसके बाद देखिए अगर मैं इसे और सिंपल करूं दोस्तों, तो अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट, पी, ये वाला पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को मैं यहाँ पे ले आया, इस डब्ल्यू को मैं यहाँ पे ले आया। और देखिए दोस्तों जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था, मैंने क्या कहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मैंने क्या कहा था, सेंट्रीफ्यूगल रेशो। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल रेशो और कुछ नहीं था, वो यही था P बाय डब्ल्यू, वो जो P बाय डब्ल्यू, वो जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो था वो यही था। वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल रेशो P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में सेंट्रीफ्यूगल रेशो, और इस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वी स्क्वायर ओवर में जी आर, वी स्क्वायर ओवर में जी आर, ये भी आपके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। अब देखो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू कहां से आई, मैंने ये वी स्क्वायर वाई में जी आर कहां से लिया, तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन करेंगे जहां पे हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे, जहां पे हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे। अभी तक के लिए समझ लो कि P बाय डब्ल्यू जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर ओवर में जी आर, वो है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि अगर मैं बना के लिखने लगा तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ऑलरेडी जो है वीडियो लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी जो है वीडियो लंबी चली है, पर देखिए आप लोग देख रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए शुक्रिया। देखिए P बाय डब्ल्यू मैंने क्या किया, P और W को मैं साथ में ले आया, P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में अब क्या बचा आपके पास, अब P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। अरे भाई ये वाला W यहां ले गए ना तुम, ये वाला W इस P के नीचे ले गए, तो यहां क्या बचा, साइन थीटा प्लस में F
डब्ल्यू कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा। ठीक है, और अगर इसे मैं सिंपल कर लूं, चलिए इसे मैं यहीं पे सिंपल कर लेता हूं। यहां पे देखिए आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में एफ डब्ल्यू कोस थीटा। यहां पे अगर मैं डब्ल्यू को कॉमन निकाल लेता, ये मैंने डब्ल्यू को कॉमन निकाल लिया, ये मैंने क्या किया, डब्ल्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया, डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में एफ, तो यहाँ का डब्ल्यू भी गायब हो गया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने इसे अपने लिए और सिंपल बना लिया। ठीक है, वो डब्ल्यू मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा था यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, वो मैंने निकाल दिया यहाँ से। कैसे निकाला, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेप में मैंने उसको कॉमन लेके मैंने उसे निकाल दिया, मेरा मन था मैंने उसे निकाल दिया, मैंने सिंपल कर लिया। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या बचा, ये मैं डब्ल्यू नीचे ले आया, एक ही डब्ल्यू बचा ना, वैसे दो दो डब्ल्यू आ रहे थे। ठीक है, ये धमाल फिल्म वाला डब्ल्यू नहीं है, वो बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है, ये वो नहीं है, ये बड़ा सा डब्ल्यू नहीं है, ये हमारे पास जो वेट का कंपोनेंट है, जो वेट है आपके पास, जो आपके व्हीकल का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो डब्ल्यू है। यहाँ पे दो डब्ल्यू थे, मैंने एक को निकाल लिया, मैंने क्या किया, कॉमन लिया और इसको निकाल लिया। अब इस डब्ल्यू को मैं नीचे ले आया, यहाँ पे मेरे पास बचा साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा। अब मेरे पास ये बचा है, अब यहां पे मेरे पास क्या बचा है, ये बचा है, ऊपर की मैं सारे मिटा देता हूं ताकि आपको पता चले कि लास्ट स्टेप अभी क्या है, कहां पहुंचे हैं हम। अब मेरे पास बचा है ये जो हमने पूरी कहानी शुरू की थी वहां से लेकर अभी तक हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है, देखो ये बचा है। अब इसे भी आगे सोल्व कर लेते हैं, इतना इससे भी क्यों मुश्किल रखना भाई, जब इतनी देर से लगे ही रहे हैं तो थोड़ा और लग पड़ते हैं आगे। ठीक है भाई, तो चलिए आगे इसे करते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग 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 बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय कोस थीटा किसे, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लें तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कोस थीटा। मतलब कि इस इक्वेशन 1 को, ये जो आपके पास वैल्यूज है, इन्हें हमें किससे डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, देखिए मेरे पास बचेगा P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में कोस थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, साइन थीटा को कोस थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, सॉरी कोस थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा को मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आता है दोस्तों, अरे टैन थीटा आता है भाई। कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, क्या आया, टैन थीटा प्लस एफ का एफ। ठीक है, कोस थीटा को कोस थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया तो क्या जाएगा 1, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोस थीटा से हम क्या कर रहे हैं, कोस थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, टैन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड किया, कोस थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया, क्या आया, टैन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड किया तो क्या आया, 1। अब 10 से 10 को काटोगे तो एक ही आएगा, 5 से 5 को काटोगे तो एक ही आएगा, कोस से कोस को काटोगे तो एक ही आएगा, वही आया है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों 1 यानी कि f, यहां पे मैं अगर लिख लूं f इंटू 1, इसका मतलब क्या होगा, f को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और आपको पता है किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर लो वही रहनी है, f इंटू 1 f ही रहेगा, तो 1 लिखना ही क्यों, मैं हटा देता हूं भाई। मुझे चीजों को क्या करना है, सिंपल बनाना है भाई, अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना है। डिवाइडेड बाय, अब देखिए कोस थीटा, क्या कह रहे हैं हम, कोस थीटा। अब कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया, कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, माइनस माइनस है, माइनस आ गया, एफ है, एफ आ जाएगा भाई। कोस थीटा को साइन थीटा से फिर से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, अभी तो किया था, क्या आया था, टैन थीटा, क्या आया था, टैन थीटा। देखिए अब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं भाई हमको, अब हम इतने करीब पहुंच चुके हैं कि अब छोड़ नहीं सकते। अब तो
तुम मोहब्बत नहीं जिद बन गई हो मेरी भाई, अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, मोहब्बत मोहब्बत थी तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ये वैसा नहीं है भाई, अब ये जिद बन गई है, इसको सोल्व करना ही है। आगे देखते हैं। P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में, P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में। अब देखिए शुरू में हमने पढ़ा था, जब लेक्चर शुरू किया था तब बताया था आपको कि ये क्या था, ये स्लोप है। मैंने क्या बताया था, यहां पे बना देता हूं मैं आपको यूं। मैंने बताया था ये स्लोप है, जिसे मैं लिखता हूं tan थीटा। और ये स्लोप क्या बताता है मुझे, ये स्लोप मुझे बताता है सुपर एलिवेशन, और सुपर एलिवेशन को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ये tan थीटा क्या है, ई है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan थीटा की जगह ई। मैं tan थीटा की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं tan थीटा इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ सुपर एलिवेशन विच इज इक्वल टू ई। तो मैंने यहां पे लिख लिया tan थीटा को, मैंने ई लिख लिया, प्लस प्लस एफ का एफ, एफ एज इट इज आ गया। तो ये क्या बन गया, P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में ई एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस में। अभी देखिए मैंने आपको बताया था एज पर IRC कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 0.15। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी ली जाती है, 0.15 एज पर IRC। IRC क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी ली जाती है, 0.15। मैंने ले ली 0.15, ये आ गया 0.15। tan थीटा क्या है, tan थीटा है हमारे पास ई, tan थीटा क्या है हमारे पास ई, tan थीटा क्या है हमारे पास ई। और ई की वैल्यूज मैंने आपको कितनी बताई थी, स्टैंडर्ड कंडीशन में 7%, यानी कि 0.07, 0.07। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इनटू में 0.07। ठीक है, यहां तक भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा, यहां तक भी जो है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी फिगर जो मैंने यहाँ पे बनाई है इसे नहीं मिटाना चाहता। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में E प्लस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस में। देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 0.15 को 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 0.01, अप्रोक्सीमेट 0.01। इतनी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। इसे फर्दर सोल्व करेंगे, इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसे फर्दर सोल्व करेंगे, अरे ढीला नहीं पड़ना है, समझ लो, थोड़ी सी देर का टॉपिक है, खत्म होने वाला है। P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में E प्लस एफ, 1 माइनस में 0.01 कितना आ जाएगा, 0.99 समथिंग। और देखिए 0.99 को मैं क्या ले लेता हूं, 0.99 अप्रोक्सीमेट 1, इसे मैं एक मान लेता हूं, इसे मैं एक मान लेता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू में E प्लस एफ ओवर में 1। अब देखिए आपको पता है 1 से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा, वही वैल्यू रहने वाली है, चेंज तो कुछ होगा ही नहीं, तो लिखता ही नहीं हूं। नहीं लिखा भाई, चलो ठीक है सर, नहीं लिखा। ये क्या बना, P बाय डब्ल्यू ई प्लस एफ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्या कहा था, P बाय डब्ल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, P बाय डब्ल्यू क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी स्केयर ओवर में जी आर, वी स्केयर ओवर में जी आर इज इक्वल टू में ई प्लस एफ, इज इक्वल टू में ई प्लस एफ। इसे मैं रेड में लिखना चाहूंगा। ये क्या बचा, वी स्केयर ओवर में जी आर इज इक्वल टू में ई प्लस एफ। दोस्तों आज तक बुक्स में आपने जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला देखा है वो कहां से आया था, वो यहां से आया है। अब ये वी स्केयर ओवर में जी आर कहां से आया था, इसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे, छोटा सेशन करेंगे, आधे घंटे का करेंगे। देखिए जितना छोटा सेशन होगा मैं उतना कम समझा पाऊंगा, इतना मैं आपको बता देता हूं कि जितना छोटा सेशन रहेगा उतना कम ही बता पाऊंगा, टाइम की कमी होगी, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते करते 1 घंटे का सेशन हो गया, 1 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया भाई ये। अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था, 9:30 स्टार्ट किया था ना, 10:30 हो गए हैं। चलिए खत्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला जो आप बचपन से तो नहीं कहूंगा, जो आप डिप्लोमा से पढ़ते आ रहे हैं सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला, या आपने +1 की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा,
+1 की फिजिक्स में भी आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया गया है, और एग्जाम्पल किसका है, एक व्हीकल का ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके पास सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला निकल के आता है वी स्केयर ओवर में जी आर इक्वल टू ई प्लस एफ, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। और देखिए दोस्तों, आपके जेई के एग्जाम के लिए, एई के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना होता है, यहां से आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या ईएससी की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपको पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए, ये पूरी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे खत्म करते हैं हमारे इस सेशन को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह के लेट नाइट सेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे, पर फिर से मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह की नॉलेज लेने के लिए, इसी तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं हमारे यहाँ पे चले हुए बैचेस के बारे में, तो ऑफिशियल ऐप एडुस्फेयर की ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वैसा भी नहीं कर सकते तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नंबर डाले गए हैं, लिंक डाला गया है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, आज तक पढ़ाई से बोर होते थे, अब पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन इंजीनियर्स डोंट गो एनीवेयर, कम टू एडुस्फेयर। चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर।